टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है, क्लियर। उसके अंदर क्या होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, फूड को लेता है, क्लियर। क्यों लेता है? क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसको अगर अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी के लिए उसको क्या मिलेगी, क्या लेना जरूरी है, फूड। अब ये जो फूड होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर से अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए क्या लेता है, फूड लेता है। लेकिन उस फूड के अंदर होते क्या है, उस फूड के अंदर होते हैं मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी को जरूरत है। ओके, इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इन न्यूट्रिएंट्स के बगैर हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं रह सकती है। तो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स, ये ठीक है। तो मतलब कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर जो है वो हमारी बॉडी को क्या है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होते हैं वो हमें लेना पड़ेगा। ओके, यदि हमारी बॉडी को क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ करने के लिए अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट वाला फूड खाना पड़ेगा, हमें प्रोटीन रिच फूड जो है वो हमें खाना पड़ेगा। ओके, यदि हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो जाती है, ओके, यदि हमें डिजीज से बचना है तो हमें विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वाला फूड जो होता है वो काफी मतलब लेना पड़ेगा। और यही फैट्स जो होते हैं, वो फैट से क्या होता है, हम हमारी बॉडी जो होती है उससे भी हमें क्या मिलती है, फैट से भी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कुल मिला के जो हमारी जो डाइट होती है उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर होनी चाहिए, तभी हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ओके, तो इस पिक्चर से आपको ये समझ में आना है कि जो फूड हम लेते हैं उस फूड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो चलती है। तो उसके अंदर ये इतने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सब चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर को ग्रोथ करने के अंदर, उसको डेवलप करने के अंदर, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के अंदर, और उसको डिजीज से बचाना है, उसके लिए क्या होती हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मस्ट कंपलसरी होते हैं, क्लियर। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको यही चीज समझाई गई कि जो भी फूड आप लेते हैं वो फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी की ग्रो करने के अंदर, डेवलप करने के अंदर, यदि बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना है उसके लिए, यदि बॉडी को कोई सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट है उस सब्सटेंसेस को बनाने के अंदर, उस फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लियर। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के अंदर आपको ये जो पॉइंट है ना वो कवर करना है कि फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, ये 3 लाइंस जो नीचे वाली है उसमें से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आपको लिविंग थिंग का मतलब पता होना चाहिए कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको हम लिविंग थिंग के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्लियर। अब इस पैराग्राफ में से आपको क्या पढ़ना है कि इस पैराग्राफ के अंदर आपको एक तो ऑटोट्रॉफ का डेफिनेशन पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, फिर हेट्रोट्रॉफ क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपको यहाँ से करने हैं, फिर एंजाइम जो होता है वो आपको यहाँ से इसका डेफिनेशन को समझना है। तो सबसे पहले हम इसको ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का करते हैं, पिक्चर से क्या करते हैं अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 तरह का हो गया है, क्लियर। तो जो न्यूट्रिशन को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्लियर। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक या ट्रॉफोस का मतलब होता है फूड, क्लियर। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि इसके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, पहली बात तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जितने भी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये अपना खाना, ओन फूड, मतलब अपना खाना जो होते हैं वो खुद बनाते हैं, ओके। लेकिन कैसे बनाते हैं वो इसके अंदर क्या रहता है कि मतलब ये जो मतलब ग्रीन प्लांट है, बैक्टीरिया है, वो अपना खाना मतलब अपना खाना जो होते हैं वो किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। कौन से हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। और की मतलब को लेते हैं एनवायरमेंट से, और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं, अपना खाना जो होते हैं वो खुद बनाते हैं,
क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर हो गया आपको कि कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है मतलब फूड बना, मतलब फूड को बनाना, कैसे फूड लेना, मतलब ओके। तो अब ये फूड जो होते हैं वो जो प्लांट जो होते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना जो होते हैं वो खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो शो करते हैं। इसी तरीके से जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो हेट्रो का मतलब होता है वो होता है डिफरेंट, और ट्रोफोस का मतलब होता है फूड। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होगा वो अपना खाना तो खुद नहीं बनाएगा, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो अपना खाना जो होते हैं वो खुद लेते हैं। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होगा उसको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जितने भी एनिमल्स जो होते हैं और जितने भी फंगाई जो होते हैं ना, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो शो करते हैं। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको हम 3 ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोट्रॉफिक और तीसरा होता है पैरासिटिक। क्लियर। अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर क्या करेगा कि ऑर्गेनिजम्स जो होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना तो लेगा, लेकिन उसको सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर लेगा, फिर उसको उस खाने का अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद में डाइजेशन होने के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड जो होगा उसको सॉल्युबल प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या करेगा, पूरा का पूरा मतलब एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं, ह्यूमंस, मतलब हम लोग। हम क्या करते हैं कि पहले अपना खाना लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम शो करते हैं। क्लियर। अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो लेंगे, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए, वो डेड होना चाहिए। क्लियर। तो कोई मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अगर अपना खाना लेता है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। तो अब कोई भी जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स है तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने के बाद उसकी जो बॉडी जो होगी वो मतलब क्या हो जाएगी, मतलब सॉल्युबल फॉर्म के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी, और फिर उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर। तो इसके अंदर क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो शो करते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मरे हुए दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उससे ही अपना खाना जो होते हैं वो लेते हैं। अब तीसरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही खाना लेगा, मतलब ओके। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी इसमें क्या होगा कि जैसे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर कर लेता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है जो खाना बनाता है, मतलब जो खाना खाता है ना वो उसको क्या करता है, उसको वो पहले वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसको लेता रहता है। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कुछ बैक्टीरिया है, राउंड वर्म है, टैप वर्म है, कस्कुटा है, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे हम बोलते हैं ना जनरली कि हमारे पेट के अंदर क्या पड़ गए, कीड़े पड़ गए। ओके। तो वो कीड़े का मतलब क्या हो गया, राउंड वर्म टेप वर्म जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गए हैं, एंटर कर गए हैं। क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर वो वर्म्स चले जाते हैं, कीड़े चले जाते हैं सपोज, तो फिर वो वर्म्स क्या आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हम खाना खाते हैं वो खाना ही वो मतलब करते हैं। तो हमारा जो हमने जो खाना खाया वो तो हमें कुछ लगता नहीं है, और वो क्यों, क्योंकि वो जो दूसरे वर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं वो हमारा सारा खाना क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर जाके मतलब मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, मतलब ये जो वर्म्स जो होते हैं वो उस बॉडी के अंदर मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसकी बॉडी के अंदर वो जाते हैं उसमें वो क्या बन जाते हैं, होस्ट बन जाते हैं। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ से न्यूट्रिशन वाला जो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं आप, यहाँ से इसके एग्जाम्पल आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंफर्म मतलब लर्न कर सकते हैं। क्लियर। इस पैराग्राफ के अंदर हमने ऑटोट्रॉफ समझ लिया, हेट्रोट्रॉफ देख लिया। ऑटोट्रॉफ्स के आप एग्जांपल यहाँ से भी कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल है, और कुछ मतलब जितने एनिमल्स होते हैं, जितने भी फंगाई हैं वो सब हेट्रोट्रॉफ के एग्जांपल है।
ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए मतलब फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। क्लियर? मतलब हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं कुल मिला के, जो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर? अब ये जो हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं उन्होंने क्या ले लिया, ऑटोट्रॉफ से फूड जो है वो ले लिया। क्लियर? अब ये जो फूड जो होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होता है। अब इस फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सिंपल फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बायो कैटलिस्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब ये मतलब ये बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं कि ये बायो कैटलिस्ट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि बॉडी जो है उस ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उस मतलब फूड को सिंपलर फॉर्म के अंदर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ताकि उसकी बॉडी को मतलब वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके और बॉडी की ग्रोथ को बनाए रख सके। ठीक है ना? उसके लिए ये भी जरूरी है। मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होगा कभी भी उसकी जो बॉडी जो होती है वो फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको हम सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ता है। और उसके लिए उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ बायो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। तो इस टॉपिक के अंदर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ और एंजाइम्स। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर क्या होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करता है, ग्रीन प्लांट है और कुछ बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्लियर? अब कोई भी ग्रीन प्लांट है, कोई भी बैक्टीरिया है, ओके, वो अपना खाना जो है वो खुद बनाएंगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो है वो बहुत ही जो लोएस्ट मतलब जो छोटी क्लासेस से भी आपने पढ़ा होगा, और आपको अब थोड़ा क्या करना है, इसको डिटेल के अंदर पढ़ना है यहाँ पे। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि मतलब इसमें क्या होंगे कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, क्लियर, वो क्या करते हैं कि जो एनवायरनमेंट से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं वो, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे। कैसे लेते हैं वो, क्योंकि उनकी लीफ के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? स्टोमेटा मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब उन पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर जो होता है वो उनकी बॉडी के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अंदर जाती है और वाटर जो होता है वो रूट से एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? वाटर रूट से होता हुआ मतलब पूरे जो प्लांट की जो बॉडी होती है वहां तक जाइलम के थ्रू जो होता है वो लीफ तक पहुंचता है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई लीफ के अंदर, स्टोमेटा से आई। वाटर कैसे आया, रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर जमीन से और फिर जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंचता है। क्लियर? तो लीफ तक कौन कौन पहुंच गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट पहुंच गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, मतलब जब दिन का टाइम होता है ना, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होती है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या करती है, रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक है? ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, यही क्या होता है, मतलब खाना बनाते हैं ना, ये जो खाने कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो खाने का मतलब जो फूड जो हम जिसको बोलते हैं ना, ये फूड जो होता है वो यही कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ओके, वो खाना बनाती हैं। वो प्लांट की लीव्स जो होती है वो सनलाइट और मतलब ग्रीन लीव्स, ओके, ग्रीन लीव्स होने का मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रीन लीव्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो उनके अंदर प्रेजेंट है वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो गया, फूड का सिंथेसिस हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज, इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या हो गया है, मतलब जितने प्लांट को एनर्जी चाहिए तो उसके लिए वो वहां पे क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। सपोज क्या होता है कि अगर प्लांट ने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बना दिया है, प्लांट ने द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि मतलब क्या हो गया है
कि मतलब जो प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं और वो उसको इमीडिएटली यूज नहीं कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए मतलब एनर्जी उसको नहीं चाहिए और वो उसको स्टोर करना चाहता है, तो प्लांट जो होते हैं वो उस कार्बोहाइड्रेट को कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। क्लियर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो अपना खाना बनाते हैं वो कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। लेकिन यदि हम यही हमारी बात करें, वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन जो हम खाना खाते हैं, ओके, जो मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो हम खाना खाते हैं ना, वो हम हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन वो हम कौन सी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर करते हैं, हम लीवर के अंदर स्टोर करते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। प्लांट ने खाना बनाया, एक्सेस में बन गया तो वो स्टार्च फॉर्म में करेगा। हमने खाना खाया, यदि वो एक्सेस में हमने खा लिया तो हमें भी स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, स्टार्च और ग्लाइकोजन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, ये फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, इसको बैलेंस फॉर्म में ही लर्न करना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो होता है वो ग्रीन लीव्स में होता है। क्लियर, अब ग्रीन लीव्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो दिन के अंदर ही होता है, ताकि उसको क्या मिले, सन से लाइट, सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी जो है वो उसको मिले। क्लियर, अब ये इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो CO2 है वो कैसे मिलेगी लीव्स को। तो अब जो लीव्स होती है उसके अंदर क्या होते हैं, उसकी जो सरफेस जो होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कहाँ जाती है, मतलब लीव के अंदर जाती है। ओके, मतलब लीव तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई। अब लीव तक वाटर कैसे जाएगा, तो जो मतलब जो प्लांट होता है उसकी रूट जो होती है वो वाटर एब्सॉर्ब करती है। फिर उस प्लांट के अंदर क्या होते हैं, जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस वाटर को जितने भी प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर जो होता है वो भी क्या होता है, लीव्स तक पहुंच जाता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या होता है कि ये लीव के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। तो आपको ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो लर्न कर लेना है, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आप क्या निकलता है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो भी लिबरेट होती है, जो क्या होती है, जिसको हम क्या करते हैं, लेते हैं। क्लियर, तो आपको क्या करना है, ये केमिकल इक्वेशन जो है वो मैंने आपको समझा दी है, उसको बाय हार्ट आपको लर्न कर लेना है। क्लियर, अब नेक्स्ट है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उसकी जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिन के टाइम में जब सनलाइट आती है तो उससे क्या ले लेते हैं, वो लाइट एनर्जी ले लेते हैं। क्लियर, फिर ये क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। अब जब ये केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उस समय क्या होता है कि ये जो वाटर जो है, जो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये टूट जाता है। मतलब ये हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ये ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाती है। ओके, अब क्या होगा कि ये जो O जो है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। और ये जो हाइड्रोजन जो है वो इस CO2 के साथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि CO2 का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। CO2 का रिडक्शन होने का मतलब ये हुआ है कि उसके अंदर क्या हो गई है, हाइड्रोजन ऐड हो गई है। ओके, तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो CO2 का जब रिडक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन ऐड है। ओके, तो इसका हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे CO2 का रिडक्शन होकर क्या कौन सा प्रोडक्ट बना है, ग्लूकोज बना है। ओके, इसी ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो तीनों स्टेप जो होते हैं या ऐसे ही हो सकते हैं या सीक्वेंस वाइज होना जरूरी है। तो ये ऐसे नहीं, मतलब ये जो तीनों स्टेप जो होते हैं वो 1 by 1 ही होते हैं। क्लियर, ये भी चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है आपको। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक डेजर्ट प्लांट बताया गया है कि मतलब जो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, मतलब रात को क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो दूसरे प्लांट होते हैं वो दिन के टाइम में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, फिर वो क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या करते हैं, रात के टाइम में क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देते हैं। क्लियर, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ओके, फिर वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनता है ना,
तो फिर जब दिन होता है तो उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से वो क्या बनाते हैं, मतलब दिन के टाइम में क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो डेजर्ट प्लांट है और जो दूसरे प्लांट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, वो दिन के टाइम में ही करते हैं, लेकिन वो नाइट के टाइम में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके ले लेते हैं। और जो दूसरे प्लांट होते हैं वो दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन ये रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन इनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या होना जरूरी है, सनलाइट मिलना जरूरी है, और सनलाइट के लिए क्या होना जरूरी है, दिन होना जरूरी है। जब धूप आएगी, मतलब दिन होगा, तभी तो उसको सनलाइट मिलेगी। तो लेके वो क्या कर लेते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। और जब दिन होता है ना, जब सनलाइट निकलती है, तो वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर वही क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी चीज जो है, ये वाला जो पैराग्राफ जो है वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि अब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको क्या बताया गया है कि इस पैराग्राफ के अंदर आपको बताया गया है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ओके। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये जो लीफ है वो आप एक लीफ लेंगे। क्लियर। तो लीफ के अंदर आप देख लीजिए, लीफ का जो स्ट्रक्चर्स होता है, जो उसके अंदर जो बीच के अंदर जो वेन होती है उसको हम बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं उसको, मिडरिप। क्लियर। और ये जो साइड के अंदर जो निकली रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, इस मिडरिप से जो ब्रांचेस निकलती है उसको हम बोलते हैं फैन। और लीफ का जो ये जो मतलब ब्रॉड पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसको हम बोलते हैं लेमिना या लीफ ब्लेड। क्लियर। लीफ ब्लेड। ओके। अब हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमें क्या देखना है, क्लोरोप्लास्ट देखना है। तो क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक लीफ का क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन जो होगा वो इस तरीके से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। क्लियर। और इसको क्या करेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब हम इस क्रॉस सेक्शन की अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लीफ जो होती है उसके सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ओके। सबसे ऊपर का जो स्किन जो होता है उसको अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे की जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ओके। जो अपर एपिडर्मिस होती है उनके बीच में जो गैप जो होता है वो जनरली कम होता है, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होती है उनकी जो सेल्स जो होती हैं उनके बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये गैप जो है वो दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप, क्योंकि इस गैप को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर। अब आप देखेंगे कि जो लीफ जो है उसके अंदर क्या बने हुए हैं, ये सब सेल्स बनी हुई हैं। ओके। ये सेल है, ये जो आपको दिख रही है ना सेल, और इसके अंदर आपको ये जो राउंड राउंड करके जो ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। ओके। ये ग्रीन कलर के हैं, मतलब इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है। ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो होती है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। और ये पूरा लीफ का स्ट्रक्चर्स जो है वो भी आपको पूछ सकते हैं। तो मतलब आपको 10th क्लास में हर चीज जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। अब जैसे मैंने आपको ये स्टोमेटा बताया, तो ये स्टोमेटा की ये जो दोनों तरफ जो दिख रही है ना आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रही है, तो ये क्या है, गार्ड सेल्स है। ओके। तो स्टोमेटा के दो मतलब जिससे स्टोमेटा बंद होता है, खुलता है, वो किसकी वजह से खुलता है, इन गार्ड सेल्स की वजह से खुलता है। और फिर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरा फोटोसिंथेसिस। अब आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी के अंदर जैसे 6.1 एक्टिविटी है, उसके अंदर आपको उस एक्टिविटी से ये प्रूफ करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से जो एक्टिविटी 2 जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए क्या प्रेजेंट मतलब चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असेंशियल है। तो यहाँ पे ये पूरा दोनों एक्टिविटी से आपको अपन मतलब ये क्या करना है, आपको सॉल्व मतलब प्रूफ करना है। तो किसी भी चीज को प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मतलब पूरी एक्टिविटी से उसको बताना पड़ता है। क्लियर। अब हम एक्टिविटी 6.1 को देख लेते हैं। 6.1 एक्टिविटी के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट असेंशियल कंपोनेंट है। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको क्या लेने हैं, मतलब ऐसे प्लांट लेने हैं जिसके अंदर क्या हो, वेरीगेटेड लीव्स हो। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वेरीगेटेड लीव्स में आप क्या ले सकते हो, या तो मनी प्लांट ले सकते हो या फिर क्रोटोन ले सकते हो। क्लियर। तो मैं आपको बता देती हूँ मनी प्लांट और क्रोटोन कैसा होता है। क्लियर। वेरीगेटेड लीव्स में आप देखेंगे कि जिसमें क्या होता है कि ऐसी लीव जिसके अंदर क्या होते हैं, एक तो मतलब जो लीव्स होती है उसके अंदर ग्रीन प्लांट भी होगा और नॉन ग्रीन प्लांट भी होगा, इसको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। क्लियर।
अब ये जो लीफ है वो भी ये क्रोटोन का लीफ है, ये भी वेरीगेटेड प्लांट लीफ ही है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो साइड वाला जो पोर्शन है वो ग्रीन कलर का है, ओके। और मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये जो बीच का पोर्शन जो है वो कलरफुल है, ये मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों जो लीव्स जो मैंने आपको बताई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों वेरीगेटेड लीव्स के क्या है, एग्जाम्पल है। क्लियर? तो इस तरह की लीव्स होती है वेरीगेटेड लीव्स, ओके। अब आपको क्या करना है कि आपने वेरीगेटेड लीव्स वाला प्लांट ले लिया, फिर आपको उसको क्या रखना है, 2 या 3 दिन उसको क्या रखना है, डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में रखने का मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो भी स्टार्च जो है वो अगर बना हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्च जो होगा वो क्या होगा, टोटली खत्म हो जाएगा, ओके, मतलब यूज में आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब उसका स्टार्च खत्म हो जाएगा ना, तो फिर उसको 2-3 दिन डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में रखने के बाद में उसको आपको 2-3 दिन के बाद वापस कहाँ रखना है, सनलाइट के अंदर उसको रखना है। और कितने टाइम तक रखना है, 6 आवर्स तक रखना है। क्लियर? तो फिर आप फिर रखने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें से एक लीफ को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ओके। और फिर उसको क्या करेंगे, उस लीफ को तोड़ के उसको ट्रेस कर लेंगे, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। मतलब जो लीफ आपने तोड़ी है उसका पिक्चर जो है वो आप किसके ऊपर बना देंगे, पेपर के ऊपर आप क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे ग्रीन कलर का पोर्शन था और कहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट है। क्लियर? आप क्या करेंगे, इस लीफ को आप किसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले बॉइलिंग वाटर के अंदर डालेंगे। फिर ठीक है, फिर बॉइलिंग वाटर के बाद में डालने के बाद में आप उसको किसके अंदर डालेंगे, मतलब अल्कोहल वाले सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। ठीक है, क्लियर? बॉइलिंग वाटर के अंदर डालने के बाद में आप उसको अल्कोहल वाले सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस बीकर को क्या करेंगे, मतलब वाटर बाथ, अबाउट द बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट, मतलब उसको गर्म करेंगे। और ताकि क्या होगा, टिल द अल्कोहल बिगेन्स टू बॉयल, मतलब तब तक आपको गर्म कर, मतलब लीफ को आपने क्या डाला है, अल्कोहल सॉल्यूशन में डाला। अब आपको क्या करना है, उस अल्कोहल वाले सॉल्यूशन के अंदर जिसमें आपने लीफ डाली ना, उसको क्या करना है, आपको हीट करना है, गर्म करना है, ताकि वो जो अल्कोहल वाला जो मतलब अल्कोहल वाला सॉल्यूशन, मतलब जब तक बॉयल करना स्टार्ट ना करें तब तक आपको क्या करना है, हीट करना है। फिर आपको देखना है कि जो लीफ का कलर जो है वो क्या हो गया है, आपको नोटिस करना है। तो हम देखेंगे कि जो लीफ जो है उसका जो मतलब जो लीफ जो होती है वो पूरी ऑल ओवर क्या हो गई है, मतलब जो उसके अंदर हमें ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा था ना, वो ग्रीन कलर का पोर्शन भी जो है वो दिखना बंद हो गया। और एल्कोहल, मतलब जो अल्कोहल सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया है, क्योंकि जो लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था ना, वो कहाँ चला गया है, अल्कोहल वाले सॉल्यूशन के अंदर चला गया है। ओके, इसलिए जो लीफ है वो भी क्या हो गई है, एकदम मतलब बिना ग्रीन कलर वाली हो गई है, ऐसा समझ सकते हैं। ओके, फिर आपको उसके अंदर क्या करना है कि ये जो लीफ है, ठीक है ना, अब ये जो लीफ है उसके ऊपर आपको क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन से आप क्या करते हैं, मतलब आप देखेंगे कि उस लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, मतलब फिर जब हम लीफ को के ऊपर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ना, तो हमें जो लीफ जो होती है वो किस तरह की दिखाई देती है, हमें मतलब जो लीफ है वो इस तरह की दिखाई देती है। ओके, तो आप देखेंगे कि जब हमने लीफ को पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां वहां पे उसका कलर कैसा हो गया है, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है। ओके, तो इससे ये प्रूफ होता है कि मतलब यहाँ पे जो जहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हुआ है वहां पे क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होगा तो कार्बोहाइड्रेट बना होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसको किसमें स्टोर करता है, लीफ स्टार्च में करता है। तो लीफ के ऊपर जब भी जहां जहां पे स्टार्च होगा और वहां पे अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वहां पे क्या होगा, उसका कलर जो होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के इस एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या बताया गया है कि मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब ये जो लीफ है, ये जो लीफ आप देख रहे हैं इसके अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट के अंदर आप यहाँ जहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है वहां पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो नॉन ग्रीन प्लांट है वहां पे क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट है। क्लियर? तो जो जहाँ पे नॉन ग्रीन प्लांट है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ओके, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और स्टार्च नहीं बना है तो जब आप यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो इस पार्ट के ऊपर तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन
जहाँ ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। ओके, तो उसके लिए जब आपने उसके ऊपर स्टार डाला तो कैसा कलर आ गया, वहां पे ब्लू ब्लैक कलर जो है वो क्या हो गया है, अपीयर हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल जो होता है वो एक असेंशियल फीचर्स है। ओके, तो आपने ये मतलब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ वेरीगेटेड लीव्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके हम ये आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, वेरीगेटेड लीव्स जो होती है वो इस तरह की होती है जिसके अंदर नॉन ग्रीन प्लांट और ग्रीन पार्ट जो होते हैं वो दोनों लीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब जो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके अंदर क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट को कैसे मिलती है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि जो लीफ होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी, मतलब जो लीफ की जो लोअर सरफेस जो होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो लीफ की जो अपर सरफेस होती है उस पर कम होते हैं, लेकिन जो लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर ये जो पोर्स जो होते हैं, टाइनी पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन टाइनी पोर्स को आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हो। स्टोमेटा का मतलब हो गया छेद। इन छेद से क्या होगी, गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन बनेगी वो बाहर की तरफ निकलेगी। क्लियर, अब ये हो गया। अब इसके अलावा ये बताया गया है कि जो प्लांट जो होते हैं उसके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो सिर्फ लीव से नहीं होता है, वहां पे मतलब जो स्टेम होते हैं, रूट्स होती है, उनकी जो सरफेस होती है ना वो मतलब जैसे लीव्स जो होती है वो लीव्स की जो सरफेस होती है वो गैसेस एक्सचेंज करती है, उसी तरीके से जो स्टेम रूट की सरफेस होती है वो भी गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। क्लियर, अब दूसरी ये बात है कि जैसे आपको ये समझ में आ गया ना, गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो लीव्स ही नहीं स्टेम और रूट्स भी करते हैं। तो एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है, स्टोमेटा पूछ सकते हैं आपको। क्लियर, अब जो ये लीफ का स्ट्रक्चर्स है। ओके, ये जो हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा जो होते हैं उसके दोनों तरफ मतलब जो होती है ना क्या प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल्स जो होती है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, जो स्टोमेटा जो होते हैं उसको ओपन करना क्लोज करना, ये किस समय ओपन होंगे स्टोमेटा, किस समय क्लोज होंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, गार्ड सेल्स के ऊपर। क्लियर, अब आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं ये वाला वो ओपन स्टोमेटा का है और जो सेकंड पिक्चर है वो है क्लोज स्टोमेटा का। ओके, ओपन स्टोमेटा का मतलब इसके अंदर जो पोर जो है वो खुले हुए हैं और इसके अंदर जो है पोर जो है वो बंद है। क्लियर, अब इस पिक्चर्स के अंदर देखेंगे कि जब गार्ड सेल्स जो होती है वो स्वेल अप हुई हुई है, देखो आप यहाँ पे आपको दिख रही है नहीं, गार्ड सेल्स जो है वो क्या है, फूली हुई आपको दिख रही है। ओके, तो इस समय क्या होंगे, जब गार्ड सेल्स स्वेल अप होगी, ओके मतलब जब फूली हुई होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो वाटर जो होगा वो कहाँ जाएगा, मतलब स्टोमेटा से अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर, और जो स्टोमेटा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, खुलेंगे उस कंडीशन, मतलब जब वाटर जो होगा मतलब जब गार्ड सेल्स जो होगी वो फूलेगी ना तो वो पोर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर, और उस कंडीशन के अंदर वाटर जो होगा वो अंदर एंटर करेगा। ओके, अब ये जो दूसरी कंडीशन है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स जो है वो कैसी आपको दिख रही है, श्रिंक हुई भी दिख रही है। तो श्रिंक होने की वजह से क्या होता है कि जो पोर जो है उसका जो पोर जो है, छेद जो है वो छोटा हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वाटर जो होगा, वाटर का फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा उस कंडीशन के अंदर। क्लियर, तो मतलब कुल मिला के जो गार्ड सेल का जो मेन फंक्शन होता है कि जो लीफ होती है उसके अंदर से वाटर का लॉस ना हो। ओके, तो वो मतलब वाटर का लॉस ना हो तो स्टोमेटा को कब खोलना है कब बंद रखना है उसको, वो सब डिपेंड करता है उस गार्ड सेल्स के ऊपर। क्लियर, तो कुल मिला के आपको गार्ड सेल का फंक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो गार्ड सेल जब स्वेलअप होती है तो वाटर जो होता है वो मतलब वाटर को जाने के लिए क्या हो जाता है, जो पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है, और जब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करना है तो वो गार्ड सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और पोर जो होता है वो बंद हो जाता है ताकि वाटर का जो लॉस जो है उस प्लांट में से ना हो पाए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्या करनी है, ये ध्यान रखनी है। ये पूरा स्टोमेटा का जो पिक्चर है वो भी आपको क्या करना है, ओपन स्टोमेटा का पिक्चर आपको बनाना आना चाहिए, जो क्लोज स्टोमेटा उसका पिक्चर बनाना चाहिए। जब ओपन स्टोमेटा बनाएंगे तो उसमें आपको गार्ड सेल को मतलब फूला हुआ बताना है, स्वेल बताना है, और जब क्लोज स्टोमेटा बताएंगे तो उसके अंदर आपको गार्ड सेल को क्या कर देना, श्रिंक कर देना। और ये जो बीच का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना इसको थोड़ा बड़ा बताना है और क्लोज स्टोमेटा के अंदर इसको आपको छोटा बताना है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अब हम एक्टिविटी 6.2 देखते हैं। इसमें आपको क्या लेना है, 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स लेने हैं। ओके, तो ये पहला पोटेड प्लांट और ये दूसरा पोटेड प्लांट, ठीक है। इनको आपको डार्क रूम में रख देना है, ताकि डार्क रूम में रखने का मतलब ये हुआ कि इनको क्या होगा कि जितना भी स्टार्च जो है, मतलब फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च बना है वो इनका यूज आ जाए, और फिर हम देखेंगे कि इनके अंदर वापस से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। ये चेक करने के लिए हम इसको क्या रखते हैं, डार्क रूम में रखते हैं। क्लियर। फिर क्या करना है कि इनमें से ये 2 है पोटेड प्लांट, इनमें से एक जो मतलब प्लांट है उसके पास में क्या रखनी है, वॉच ग्लास रखनी है। ये वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास के अंदर क्या रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस वॉच ग्लास के अंदर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH होता है। क्लियर। अब ये KOH का काम क्या होगा, इसके अंदर ये जो KOH जो है वो यहाँ जो एयर प्रेजेंट है, उस एयर के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी वो क्या कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये KOH जो है वो उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ये जो KOH है वो इस एयर के अंदर, मतलब इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, मतलब फिर यहाँ पे KOH रख दिया। फिर इसके बाद इसमें इन दोनों पोटेड प्लांट के ऊपर आपको क्या लगा देना है, ये बेल जार से इसको क्या इसके ऊपर रख देना है, ये बेल जार, ठीक है। दोनों पोटेड प्लांट के ऊपर आपको रखना है। क्लियर। फिर मतलब नीचे से कोई हवा जो है वो पास नहीं हो इसमें, किसी भी मतलब बेल जार रखने के बाद में इनके अंदर मतलब एयर जो है वो एंटर नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनके यहाँ पे मतलब इसको वैसलीन से क्या कर देना है, सील कर देना है, पैक कर देना है। क्लियर। फिर मतलब ये एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको वैसलीन लगा देंगे। जहां जहां पे हमें दिख रहा है ना कि हवा जा सकती है, वहां पे आप इसको वैसलीन से क्या कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि एयर टाइट हो सके, हवा ना जा सके, ठीक है। फिर आप इसको क्या करेंगे, इन दोनों पोटेड प्लांट को क्या करेंगे, मतलब फिर इसको आप सनलाइट के अंदर रखेंगे। क्लियर। फिर सनलाइट के अंदर रखने के बाद, सनलाइट के अंदर कितनी देर रखना है आपको, 2 घंटे के लिए इसको रखना है। क्लियर। फिर सनलाइट में रखने के बाद आप देखेंगे कि दोनों जो प्लांट है उसके अंदर स्टार्च का क्या करेंगे आप, टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि इनके अंदर दो मतलब स्टार्च का मतलब बना है या नहीं बना है सनलाइट में रखने के बाद में। तो हम देखते हैं कि जो पोटेड प्लांट ए जो है उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता है। ओके, लेकिन जो पोटेड प्लांट बी है उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अब स्टार्च का फॉर्मेशन को मतलब स्टार्च बना है या नहीं बना है वो आप कैसे पहचानेंगे, तो स्टार्च का मतलब स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम, आयोडीन टेस्ट करते हैं। मतलब आप इसकी क्या करेंगे, एक लीफ लेंगे, उस लीफ के ऊपर क्या डालेंगे आप, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, अगर नहीं होता है तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हम सबसे पहले पोटेड प्लांट जो ए जो है उसकी क्या करेंगे, एक लीफ जो है उसको ले लेंगे। ओके, इस लीफ के ऊपर हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो हम देखते हैं कि जो पोटेड प्लांट ए है उसकी लीव्स के ऊपर हम जब हम आयोडीन डालते हैं तो उसके अंदर कोई ब्लू ब्लैक कलर जो है वो अपीयर नहीं होता है। क्यों, तो इसका रीजन ये है कि मतलब ये जो पोटेड प्लांट जो ए है उसके अंदर हमने क्या रखा था, KOH रखा था। क्लियर। उसके साथ में हमने एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था वॉच ग्लास में। तो उसने क्या करा, उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, तो इस के अंदर जितनी भी मतलब इसके अंदर जितनी भी क्या थी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको क्या कर लिया, उसने एब्सॉर्ब कर लिया। क्लियर। तो मतलब CO2 जो है वो इस प्लांट को नहीं मिल पाया। क्लियर। तो जब CO2 इस प्लांट को नहीं मिला है तो CO2 की मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, CO2 की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ओके, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो मतलब जब आप उसका आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा। क्लियर। तो जो पोटेड प्लांट जो है वो ए के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर मतलब जो प्लांट ए है उसको CO2 नहीं मिल पाई है। तो लेकिन जब हम पोटेड प्लांट जो बी है उसकी एक लीफ को लेते हैं और उसके साथ में हम मतलब उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है। तो उसके अंदर कहने का मतलब हुआ कि जो पोटेड प्लांट जो बी है उसके अंदर क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च बना है, और स्टार्च का जब भी हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर जो होता है वो अपीयर हो जाता है। क्लियर। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि मतलब जो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके लिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असेंशियल है। ओके, मतलब एक फोटोसिंथेसिस के लिए वैसे 4 चीजें चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए,
वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लियर? तो क्लोरोफिल दोनों के अंदर ग्रीन कलर की लीव्स है, क्लोरोफिल है, सनलाइट के अंदर हमने इसको रखा वो भी ठीक है। इनको वाटर मिल रहा है क्योंकि मतलब रूट से वाटर लीव्स तक पहुंचा ही है। लेकिन सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब जो एक प्लांट जो था उसको नहीं मिल पाया, इसलिए उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट थी। ठीक है? तो इससे ये रिजल्ट ये निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जो है वो बहुत ही एसेंशियल फीचर्स होता है। क्लियर? अभी हमने देखा कि जो प्लांट जो होता है मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन मतलब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक वाटर चाहिए, एक सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट जो होती है दिन के टाइम में मिल जाता है, क्लोरोफिल अगर ग्रीन कलर की लीव्स होगी तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी एनवायरमेंट से मिलती है। क्लियर? अब जो वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट जो होता है उसको वाटर जो होती है वो कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। ओके, जमीन से मिलता है। ओके, मतलब जो रूट होती है वो सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब करती है। जाइलम टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, वो वाटर को कहाँ तक पहुंचाते हैं, लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक? तो वाटर भी जो है वो लीफ तक पहुंच गया। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें कैसे पहुंचती है। अब जो मतलब प्लांट जो होता है उसकी मतलब वो वाटर तो सॉइल से लेता है, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये भी वो क्या करता है, सॉइल से क्या करता है, वो एब्सॉर्ब करता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बात बताई गई कि जो नाइट्रोजन जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। ओके, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट के अंदर क्या करता है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है और दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नाइट्रोजन जो है प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्ट एनवायरमेंट से एब्सॉर्ब नहीं करते। क्लियर? मतलब जो जैसे सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट है। क्लियर? ये प्लांट है। क्लियर? अब यहाँ पे जो मतलब ये एनवायरमेंट है इसके अंदर कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, 78% जो होती है वो नाइट्रोजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, तो प्लांट जो होता है वो मतलब इस नाइट्रोजन को है वो डायरेक्ट एब्सॉर्ब नहीं करता है। ओके, तो किसकी फॉर्म में वो एब्सॉर्ब करता है, वो एब्सॉर्ब करता है नाइट्राइट, नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में क्या करता है, उसको एब्सॉर्ब करता है। क्लियर? तो वो एनवायरमेंट से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है बल्कि वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में क्या करता है, उसको एब्सॉर्ब लेता है, वो भी इनऑर्गेनिक। क्लियर? अब यहाँ पे बताया गया है कि मतलब जो एटमॉस्फेरिक मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो कुछ प्लांट होते हैं, ओके, उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वो मटर वगैरह के पौधे नहीं होते मतलब तो उसके जो रूट्स होती है उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म के अंदर जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन लेते हैं लेकिन किसकी फॉर्म में लेते हैं, तो कंपाउंड का नाम ध्यान रखना है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। और बैक्टीरिया अगर मतलब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले रहे हैं तो वो भी उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंज करते हैं, फिर प्लांट उसको क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, फिर लेता है प्लांट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है ये एक्टिविटी। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खुद खाना नहीं बनाएगा और मतलब किसी दूसरे से वो क्या लेगा, खाना लेगा। ओके, तो इसके अंदर हम 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। तो इसके अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद खाना तो नहीं बनाते, लेते तो दूसरे से ही हैं, लेकिन वो फूड जो लेते हैं ना उसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहरी उस फूड मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर? तो और फिर उसको एब्सॉर्ब करते हैं। क्लियर? तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉफिक, इस तरह का जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? तो मतलब इसके अंदर क्या होगा कि मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होगा वो फूड को अपने अंदर नहीं लेगा। ओके, उसको फूड को बाहर ही क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा और फिर उनको क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर? तो इसके एग्जांपल कैसे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं सेप्रोफिटिक में, जैसे फंगाई लाइक ब्रेड,
मोल्ड इसका एग्जाम्पल है, ईस्ट है, मशरूम है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब जो दूसरी तरह का जो मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसमें क्या करते हैं कि मतलब वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मतलब जो फूड होता है उसको क्या लेते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ओके, अपने अंदर लेते हैं, क्लियर। और अपने अंदर लेके उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ओके, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें क्या कौन आएगा एग्जाम्पल, इसमें हम आते हैं। ओके, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। तो क्या होता है, जैसे मैन है, वो क्या करेगा, अपने जैसे हम क्या करते हैं, फूड को अपने अंदर लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है उसको। तो इस तरीके का जो जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर फूड लेते हैं, फिर ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम ये जो सेकेंड टाइप का जो है ना, जिसमें अंदर की तरफ क्या ले रहे हैं, हम फूड को लेंगे, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होगा उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्लियर। अब जो तीसरे तरह का न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ओके, एंटर कर लेते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो एंटर करते हैं ना, तो उसको वो मतलब किल नहीं करते हैं, उसको मारते नहीं है, बस वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है, जो खाना डाइजेस्ट करता है, वो क्या करता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो अंदर एंटर करता है, वो ऑर्गेनिज्म उनका खाना खाते हैं। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, क्लियर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसके एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कस्कुटा है, टिक्स है, लाइज है, लीचीज है, टेपवर्म है। जैसे पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टेपवर्म, ठीक है। मतलब पेट में जो कीड़े पड़ गए उसको हम वर्म्स बोलते हैं। हम बोलते हैं ना पेट में कीड़े पड़ गए और हमने जो खाना खाया वो हमें नहीं लग रहा है, तो वो कुल मिला के वही होता है कि हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना जो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो सारा खाना वो खुद खा जाता है, हमारी बॉडी को कुछ नहीं लगता है। इसी तरीके से जो लाइस होती है, जुएं जो हमारे सिर में पड़ जाती है, तो वो क्या करती है, हमारे जो सिर का अंदर ब्लड के थ्रू जो फूड सेल्स के अंदर पहुंचता है, तो वो उसको क्या करती रहती है, खाती रहती है। तो इससे हमारा माइंड जो होता है वो भी वीक हो जाता है। इसी तरीके से जो लीचीज होती है वो भी किसी बॉडी के ऊपर चिपक के उसका क्या करती है, खून चूसती रहती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके का जो न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें एक एनिमल्स जो होते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर एंटर करके या उसकी सरफेस पे रह के उसका जो खाना होता है, उसके मतलब उसकी बॉडी के अंदर जितना भी फूड मतलब फूड जो मतलब इंपॉर्टेंट फूड जो होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, वो एब्जॉर्व करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, क्लियर। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।